हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो एक एक करके मैं आपको डिटेल में जो है वो कवर करवाऊंगा। ए टू जेड पूरी न्यूज को हम लोग जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप फटाक से टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर डेली टॉप 10 एमसीक्यूज भी आपको सुबह सुबह प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। और उसके आंसर्स जो है वो रात में 8 बजे डिटेल आंसर्स जो है वो आपको दिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर। इसके अलावा हमारी पॉलिटी की क्लासेस है जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए यूट्यूब में, जिसमें डिटेल 94 टॉपिक जो है वो पॉलिटी के कवर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको आप देख सकते हैं। प्लस आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। झांसर एकेडमी फॉर आईएएस हमारी एप्लीकेशन है। www.jhansaracademyforIAS.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एडिटोरियल वगैरह सब कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, जो भी चीज आपके द हिंदू में इंपॉर्टेंट है, काम की है। तो सबसे पहले ये डिजिटल वर्जन है द हिंदू न्यूज़पेपर का, और आप द हिंदू न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन भी जो है वो ले सकते हैं ऑफिशियल द हिंदू वेबसाइट पर जाकर, न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाकर। तो चलिए, बहुत बड़ी न्यूज जो सामने है, सबसे पहले वाली नोट्स आप बना सकते हैं। आपको 3 कानून के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि 3 बिल्स के बारे में। सबसे पहले तो बिल का नाम जो है वो 3 बिल्स, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बिल का नाम लिखिए, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। ये बिल जो है वो रिप्लेस कर रहा है इंडियन पीनल कोड 1860 को। अब देखो, 1860 भी अब याद रखना, क्योंकि ये चीज आपसे पूछी जाएगी। ब्रिटिशर्स के समय का जो एक कानून है उसको अब चेंज करके नए कानून जो है वो लाए जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड लोकसभा के अंदर अभी बिल जो है वो प्रस्तुत किया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, राइट। लोकसभा के अंदर ये 3 बिल जो है वो प्रस्तुत किए हैं। तो पहला बिल जो है वो रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, किसको? इंडियन पीनल कोड 1860 को। दूसरा बिल लिख लो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है या क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है 1898 का, उसको रिप्लेस कर रहा है। फिर तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। क्या है? भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जो है वो रिप्लेस कर रहा है। तो ये तीनों बिल लिख लो पहले। अब इस बिल की कुछ खास बात यह है कि जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट की या सेक्सुअल वायलेंस के जो केस होते हैं, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट्स की जाएगी, सर्वाइवर की स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें ये भी चीज जो है बताई जा रही है कि मतलब जो लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्या होता है मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि भारी मात्रा में मतलब एक साथ भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने किसी को मार दिया, तो मॉब लिंचिंग के केस में अब कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जा रही है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब जो होता है वो क्या होता है? डेथ पेनाल्टी। तो मॉब लिंचिंग में डेथ पेनाल्टी जो है वो दी जा रही है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ प्रॉमिस करता है शादी का और उसके साथ फिर बाद में सेक्सुअल रिलेशन बना लेता है और फिर उससे शादी नहीं करता, तो उसको जो है वो अगेन इस चीज को रेप माना जाएगा, उसको रेप के दायरे में जो है वो रखा जाएगा। प्लस सेडिशन यानी कि देशद्रोह जैसे भी जो हम लोग को सेक्शन देखने को मिलते हैं, इनको भी जो है वो शामिल किया गया है। वैसे तो सेक्शन जो है ये कहा गया है देशद्रोह का, उसको रिपील किया गया है। और पहली बार टेररिज्म और ऑफेंस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे कि सेपरेटिज्म, आर्म्ड रेबिलियन, सरकार के अगेंस्ट। तो ये बोल रहे, जैसे पहले क्या होता था सेडिशन का मामला, किसी ने भी सरकार के बारे में कुछ भी लिखा तो उसके, या कुछ भी बोला या कोई भी अपना ओपिनियन दिया सरकार से रिलेटेड, सरकार उसको सेडिशन के तहत जो है वो, यानी कि राजद्रोह के कानून के तहत जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती थी। अब बोल रहे हैं कि हर एक चीज प्रॉपर तरीके से डिफाइन इसके अंदर की गई है। तो ये फैक्ट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखिएगा, राइट। काफी इंपॉर्टेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि जनरली आप लोग देखते हैं कि हम एफआईआर करवाते हैं पुलिस के पास, फिर पुलिस क्या करती है, कुछ आरोपी को जो है वो गिरफ्तार करती है और उनका केस जो है वो चल रहा होता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, राइट, मामले को। तो इन्वेस्टिगेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि सालों साल लगा देती है पुलिस की, हाँ भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट अब ऐसा नहीं है। अब पुलिस को मात्र 90 दिन का समय दिया जा रहा है कि 90 दिन में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें और केस की डायरी जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, जिसे हम लोग चार्जशीट बोलते हैं, कि चार्जशीट कोर्ट के समक्ष जो है वो प्रस्तुत की जाए। अब देखो 90 डेज का इनको समय मिला है, बट सिर्फ एक और 90 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। मतलब कुल मिलाकर टोटल 180 दिन के अंदर पुलिस को पूरे मामले की जांच जो है वो करके कोर्ट के सामने जो है वो अपनी केस डायरी जो है या फिर चार्जशीट जो है वो प्रस्तुत करनी है। फिर कोर्ट जो है फिर फैसला लेगी। मतलब इससे क्या फायदा होगा? इससे न्याय जो है वो जल्दी मिल सकेगा। और इवन एक और चीज सामने नजर आई है
पहले हमारे यहाँ पर कन्विक्शन रेट जो थे वो बहुत ही कम थे और अभी भी बहुत कम है। कन्विक्शन रेट का मतलब होता है जैसे किसी आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया, आरोपी, राइट? फिर उसको सजा हो रही है कि नहीं हो रही, ये बहुत कम हम लोग को देखने को मिलता था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती थी, आरोपी बरी हो जाता है, राइट? अपने सोर्सेज लगाकर। बट अब बोल रहे हैं, मोदी सरकार का कहना ये है कि एम ऑब्जेक्टिव ये है कि 90% कन्विक्शन रेट इनको अचीव करना है, यानी कि अगर किसी आरोपी को अरेस्ट किया है तो उसको सजा दिलवा के रहनी है, राइट? और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सजा जो है जिसमें 7 साल या उससे ऊपर की, मतलब जो भी क्राइम जो होता है, आरोप जो होता है, अपराध जो होता है, उसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर सुनाई गई है तो उसमें फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे। फॉरेंसिक जो होती है ना, आपने सीआईडी वगैरह देखा होगा, तो फॉरेंसिक जैसे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जब आप आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो किसी क्राइम वाली लोकेशन पे आप जाएंगे, राइट? तो एक टीम होती है, फॉरेंसिक की टीम, डॉक्टर्स की टीम, राइट? जो वहां पर आकर, डॉक्टर्स नहीं बोलेंगे, वो फॉरेंसिक ऑफिसर्स होते हैं, राइट? तो वो बेसिकली ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी जांच वगैरह होती है, डीएनए टेस्टिंग होती है। तो जो भी पर्टिकुलर अपराध होता है 7 साल या उससे ऊपर का, तो उसमें फॉरेंसिक एविडेंस को जो है वो कलेक्ट करना कंपलसरी अब बताया गया है। तो इसमें काफी सारी चीजें, ये 3 बिल बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखिएगा, जो इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग को देखने को मिला है, राइट? अब ये आप जैसे फोटो में जहाज देख रहे हो, अभी कुछ समय पहले हमें देखने को मिला कि ये जहाज चाइना का है, चाइना का वॉरशिप बताया जा रहा है। बट हालांकि मतलब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये चीज कही है कि ये वॉरशिप जो है वो नहीं है, वो मतलब ये श्योर नहीं है कि वो वॉरशिप है कि नहीं। ये बेसिकली आकर अभी खड़ा हो गया था श्रीलंका के पास, राइट? तो देखो, ये चाइना का वॉरशिप है, राइट? लड़ाकू जहाज हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइना का, जो श्रीलंका के नजदीक आके खड़ा हो गया। इस पर जो है वो जब बात पूछी गई हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, तो मिनिस्ट्री ने साफ बोल दिया, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये वॉरशिप ही तो आगे खड़ी हुई है ना। देखो, चिंता की विषय होती है जब हमारी कंट्री के नजदीक में, श्रीलंका में, अगर श्रीलंका के पोर्ट में अगर कोई चाइना की वॉरशिप आकर पार्क हो रही है, तो ये एक प्रकार से चिंता वाली बात है। बट हम लोगों ने इस चीज को ऑफिशियली इग्नोर किया है। ऑफिशियली इग्नोर करना, आप आने वाले समय में ऑफिसर बनने वाले हैं, काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपके जहन में, आपके दिमाग में होती है, बट आप उसको इग्नोर करते हो कुछ समय के लिए, क्योंकि आप मीडिया को बताना नहीं चाहते हो। तो हमने मीडिया के सामने बोल दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वॉरशिप आगे खड़ी हो या ना हो, हम अपने आप में इतने ताकतवर हैं कि हम पे अटैक करेगा तो हम उसकी 12 बजा देंगे। बट ये चिंता वाली बात हमेशा होती है किसी कंट्री के लिए, और ये चाइना की हरकत ही है यार। अगर आप चाइना को जो है वो पढ़ोगे ध्यान से, तो चाइना हरकत ही है बहुत बड़ा। चाइना ऑस्ट्रेलिया के नजदीक अपनी बेजबरन में सबमरीन भेज देता है, बिना नोटिस के वहां पर वॉरशिप भेज देता है, लड़ाकू जहाज भेज देता है, ऑस्ट्रेलिया को टेंशन दिलाने के लिए, जापान को टेंशन दिलाने के लिए, राइट? वैसे ही इसने अभी इंडिया को टेंशन दिलाने के लिए अपनी वॉरशिप आकर ये चाइना के पोर्ट में पार्क, सॉरी, श्रीलंका के पोर्ट में पार्क कर दी थी। तो सिंपल न्यूज ये बताई जा रही है कि अभी श्रीलंका के पोर्ट में चाइनीज मिलिट्री शिप आकर पार्क हुई है, और इसको लेकर टेंशन जो है वो भर कर आई है। बट हमारी मिनिस्ट्री ने जो है वो साफ साफ इनकार कर दी, बोलेंगे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर प्रिपेयर्ड, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इस शिप वगैरह का नाम क्या है वो सब याद मत रखना, बट एक चीज इसमें आपको याद रखने की आवश्यकता है, वो है हम्बन तोता पोर्ट। क्या पोर्ट का नाम क्या है? हम्बन तोता पोर्ट, लिख लो, हम्बन तोता पोर्ट। ये हम्बन तोता पोर्ट जो है वो कहां पर है, ये लिखो, ये है स्पेलिंग इसकी, हम्बन तोता पोर्ट, HAMBNTOTA पोर्ट। ये श्रीलंका में पोर्ट है, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था, श्रीलंका के इस पोर्ट में आकर चाइना ने अपनी वॉरशिप खड़ी कर दी थी, तो उस समय थोड़ी टेंशन हुई थी। बट हमें पता है कि इसकी हरकत ही होती है, बार बार जो है वो इस प्रकार से टेंशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें, अब देखो इस न्यूज के अंदर हमें नाइजर देखने को मिल रही है। नाइजर बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है। ये आपके सामने मैंने अफ्रीका का मैप जो है वो रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीका का मैप में ये नाइजर आपको कंट्री दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, राइट? तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ECOWS, ये लिख लो, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये लिख लो, ECOWS, इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ये टोटल 15 मेंबर की, यानी कि 15 कंट्रीज की एक बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। 15 मेंबर का ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके आगे लिखना 15 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है एक प्रकार से। मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शांति जो है वो बरकरार रखता है, कि सभी कंट्रीज जो है वो, यानी कि वेस्टर्न अफ्रीकन की जितनी भी कंट्रीज है, वो पॉलिटिकली और यानी कि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है वो मजबूत बने। अब हो ये रहा था कि हम लोग को देखने को मिल रहा था कि नाइजर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। तो अभी ECOWS ब्लॉक ने ये कहा है, यानी कि ये 15 मेंबर्स के ग्रुप ने ये कहा है कि हम नाइजर की स्थिति को सुधारने के लिए अपनी अपनी मिलिट्री नाइजर में
ले जाकर जो है वो डिप्लॉय कर देंगे, राइट? तो इसमें बेसिकली 3-4 कंट्रीज के नाम अभी सामने आ रहे हैं जो अपनी मिलिट्री को वहां पर जो है वो जाकर इंस्टॉल करेगी। वो है बेनिन, दूसरा है नाइजीरिया और तीसरा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है आइवोरी, राइट? ये 3 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं जो अपनी मिलिट्री को जो है वहां पर एस्टैब्लिश करने की बात में इन्होंने पुष्टि कर दी है और ECOWS ने कंफर्म कर दिया कि नाइजर में अपनी मिलिट्री जो है ये एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि ये सब 15 मेंबर मिलकर अपने मिलिट्री ट्रूप्स को एस्टैब्लिश करेंगे अगर नाइजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर रिजॉल्व मतलब रिस्टोर नहीं होता है तो, क्योंकि वहां पर मिलिट्री ने कब्जा करके रखा है। जैसा केस म्यांमार का हम लोग को देखने को मिलता है ना, हमारी नेबरिंग कंट्री, कि वहां पर मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हुआ है, वैसे ही नाइजर के अंदर स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है। और लगभग यहाँ पर 5,000 के आसपास मिलिट्री पर्सनल जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट? जो नाइजीरिया के द्वारा रेडी किए जा चुके हैं वहां पर भेजने के लिए। प्लस अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की और यूनाइटेड स्टेट्स की, फ्रांस की, तो इन लोगों ने भी अपने काफी सारे मिलिट्री पर्सनल्स को वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है शांति को बरकरार रखने के लिए। बट एग्जैक्टली कहां पर किया है तो इसके बारे में ये एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं है। बट तो आपको तो ECOWS के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए और एक थोड़ी सी स्थिति नाइजर से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, बस आप ये ध्यान में रखो कि हमारी जून मंथ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है 3.7%। ये स्टेट PSC के लिए बस ये थोड़ी सी डिटेल अपडेट जो है वो काम की होती है, वैसे ये पूछते नहीं है एग्जामिनेशन में। आपसे जो है ये चीज जरूर जो है वो पूछी जा सकती है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये लिख लो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कौन रिलीज करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो रिलीज करता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज अब सामने आ रही है, हम लोग आज की डेट में फोकस कर रहे हैं MDBs के ऊपर। MDBs क्या होता है? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, लिख लो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार बार बार न्यूज में आ रहा है। और हमारी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का फोकस जो है वो MDB को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। आपको पता है ना, इंडिया जो है वो G20 को होस्ट कर रही है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया हम MDB पर फोकस करा। अब सवाल ये उठता है कि ये MDB क्या है? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें डेवलपमेंट बैंक पर गौर फरमाओ। डेवलपमेंट बैंक यानी कि ऐसा बैंक से जो कि डेवलपमेंट के लिए लोन्स देगा, राइट? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, बड़े बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ये क्या है? ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसके अंदर जितना भी कैपिटल है, जितना भी पैसा है, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, डाला हुआ है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम और भी ज्यादा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को ओपन करें, क्योंकि आज की डेट में जितने भी बैंक्स हैं उनका स्पेयर जो है, यानी कि उनका जो ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्र अधिकार आप कह सकते हो, वो थोड़ा लिमिटेड है। तो उसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड के बाद से और बहुत सारे वर्ल्ड इश्यूज के बाद, जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर में सप्लाई चेन डैमेज हो गया, उससे पहले ट्रेड वॉर चल रहा था, अफगानिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं, तो इसके कारण काफी सारी कंट्रीज है इकोनॉमिकली वीक पड़ गई, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। तो उनको सपोर्ट करने के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक पर हमने जो है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिया है। तो इस चीज पर आप बस बेसिकली फोकस करके रखिएगा, दैट्स इट। अब देखो डील, आसाम के डीलिमिटेशन की यहाँ पर बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कुछ सीट्स को रीनेम कर दिया है, उनकी फाइनल रिपोर्ट सामने आई है, हमारे लिए काम का नहीं है। बट आपको डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटे सा बताऊं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो ये एक ऐसा कमीशन है कि इस कमीशन की फाइनल जो रिपोर्ट होती है, इस कमीशन का फाइनल डिसीजन होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी पावरफुल ये बॉडी होती है डीलिमिटेशन कमीशन की, जिसको मैंने पॉलिटी में ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है। पॉलिटी के टोटल 94 टॉपिक जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पर मैं आपको प्लेलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, राइट? और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप में जो है पूछ लेना, तो आपको वहां पर लिंक वगैरह स्टूडेंट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना था। देखो आप G20 का लोगो है ये, देखो आप G20 का लोगो देख लो। आप G20 के लोगो में जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? G20 लिखा हुआ है, कमल का फूल है, धरती दिखाई दे रही है, भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, और ये माउंटेन्स टाइप के आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं, राइट? और ये वासुदेव कुटुंबकम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट? वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब जो है वो हमने बताया हुआ है, मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली के तौर पर है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है G20 की, याद रखना। अभी हो ये रहा है कि ये हमने संस्कृत वर्ड का जो उपयोग किया है, इसको चाइना अपोज कर रहा है, जो पहले भी कर चुका है वेरियस समिट पे। अभी फिर से इसने करना शुरू किया, दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। बट हम लोगों ने ये चीज जैसी चाइना ने अपोज किया, हमने बोला कि भैया वासुदेव कुटुंबकम ऐसे लिखा हुआ है, मेन हमारी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बस दैट्स इट। बट ये चैलेंज कर रहा है, बोल रहा है कि भैया यूनाइटेड नेशन की बेसिकली लैंग्वेज जो है और G20 की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज G20 की इंग्लिश है, तो भैया आप जो है वो क्यों संस्कृत लैंग्वेज का उपयोग करें? तो ऐसा चाइना बोल रहा है।
राइट? तो उसको हमने काउंटर किया, हमने उसको बोला कि भैया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर फोकस करो, इस पर फोकस मत करो। बस आपको ये लोगों के बारे में पता होना चाहिए। कभी-कभी आ सकता है G20 के लोगो में बताओ क्या चीज़ लिखी हुई है, तो वासुदेव कुटुंबकम इस संस्कृत वर्ड का उपयोग जो है वो किया हुआ और इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब ये एक छोटा-सा टॉपिक था। अब देखो सरकारी न्यूज़ चैनल है दूरदर्शन प्रसार भारती जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता हुआ है, राइट? तो इसमें इसका लोगो जो है वो थोड़ा-सा चेंज किया गया और उसमें नई-नई चीज़ें जो है वो ऐड की जा रही है आज की रेट के हिसाब से, राइट? अभी बताया ये जा रहा है कि इसमें गदर पिक्चर भी दिखाई जा रही है, केसरी भी दिखाई जा रही है और नए-नए प्रोग्राम जो है वो आज की रेट के हिसाब से इसमें जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर ये एक टॉपिक था, इसका एक मेकओवर हुआ है इसके फ्रेश प्रोग्राम्स के साथ, दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में हम लोग को नज़र आया। उतनी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं थी बट सरकारी चैनल है तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कोलिजियम सिस्टम ये भी पॉलिटी का एक टॉपिक है जो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो आपको कोलिजियम सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलिजियम सिस्टम के बारे में क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या, या कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड क्या कोई कानून है, यानी कि ये सिस्टम क्या किसी कानून के थ्रू बनाया गया है, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। और कोलिजियम सिस्टम मैंने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड ही है। तो इसके बारे में पॉलिटी के लेक्चर्स से, यानी कि पॉलिटी की हमारी जीएस की जो क्लासेस है उससे आप कवर अप कर लीजिए पूरे मतलब। अब देखो आप अगर जीएस को अपना स्ट्रांग करोगे तब जाकर करंट अफेयर्स की चीजें आपको आप रिलेट कर पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन में आप अपना जीएस स्ट्रांग करो साइड बाय साइड करंट अफेयर्स। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बेसिकली कंप्लीट योर जनरल स्टडी सिलेबस। और उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में पॉलिटी के लेक्चर्स डाले और अगर आपको हमारी पेड क्लासेस भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, राइट? इन डेप्थ तैयारी के लिए प्रॉपर, राइट? एनीवेज, तो ये चीज है। और बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी क्लासेस में हम लोग अब आज की डेट में जो है वो गारंटीड सिलेक्शन की जो है वो करते हैं, क्लेम करते हैं। और हम ये सिलेक्शन तो नहीं बोलूंगा मैं, ये क्लेम करते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर में जो हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम क्लेम ये करते हैं कि 80% क्वेश्चंस हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो आपकी 100% फीस वापस विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड, बिना किसी क्वेश्चन के 100% फीस वापस कर देंगे अगर क्वेश्चन पेपर में 80% टॉपिक्स हमारे पढ़ाए गए क्लासेस से और नोट से नहीं आए तो। इतना बड़ा क्लेम क्यों? क्योंकि हम पूरी चीज ए टू जेड अब कवर कर रहे हैं 2024 के सेशन के लिए, राइट? हर एक चीज, हमारा हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है ए टू जेड और इतना डिटेल में जितना कहीं आपको नहीं मिलेगा। हमारा एनवायरमेंट स्टडीज अभी बस फिनिश होने पे है और इतना डिटेल में जितना कहीं आपको नहीं मिलेगा। यू विल गोइंग टू गेट अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। और सेम विद पॉलिटी ऑल्सो। तो अभी 3 सब्जेक्ट्स हमने पूरे फिनिश अप जो है वो कर दिए हैं। एनवायरमेंट ऑलमोस्ट बस कंप्लीट होने वाला है, राइट? आप ज्वाइन करिए, आपको मजा आ जाएगा, आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा, राइट? तो ये कोलिजियम सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप पढ़िएगा। अच्छा, अभी ये हुआ है एफआईआर जो है वो हो गई है इसके अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मणिपुर पुलिस ने जो है वो एफआईआर रजिस्टर करी है आसाम राइफल के 9th बटालियन के अगेंस्ट, क्योंकि आसाम राइफल्स के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कुकी कम्युनिटी के साथ मिलकर मैतेई के अगेंस्ट हो गए हैं, राइट? तो इस प्रकार का चल रहा है बट अभी कोई भी प्लान नहीं है कि आसाम राइफल्स को जो है वो मणिपुर से वापस लाया जाए, क्योंकि आसाम राइफल्स जो है उनको वहां पर शांति बरकरार करने के लिए डिप्लॉय किया गया है, राइट? और अभी तक आसाम का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसका छोटा सा एक अपडेट हम लोग को देखने को मिला था। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी पहली न्यूज हमारी थी भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से रिलेटेड। बताओ भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो लाया गया है वो किस कानून को रिप्लेस कर रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। अभी कभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो बताया ये जा रहा है कि कोई भी नए क्रिमिनल लॉज जो है वो उआपा और मकुआ, मतलब ये बोल रहे हैं कि उआपा और मकुआ तो रहेंगे इन प्रैक्टिस। ये क्लियरली कह दिया। उआपा मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, लिख लो, ये टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूं। अगर चाहो तो उआपा और उसके आगे झांसर एकेडमी फॉर आईएएस डाल दोगे आप यूट्यूब पर तो आपको उआपा का टॉपिक मिल जाएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का। और मकुआ का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। मकुआ मकोका इसको बोलते हैं बेसिकली, मकोका। ये आपने स्कूप करके एक वेब सीरीज देखी होगी शायद नेटफ्लिक्स के अंदर। उस वेब सीरीज में जर्नलिस्ट के ऊपर मकोका जो है वो लगा दिया गया था, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि भैया आईपीसी को हम रिप्लेस करके ये ला रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट कानून है वो पूरे रद्द हो जाएंगे, नहीं। उआपा भी होगा, मकोका, इस प्रकार के कानून जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, जैसे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ऐसे कानून एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम लोग रिप्लेस जो है वो नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये क्लैरिटी जो है वो अभी दे दी गई है। तो ये एक टॉपिक छोटा सा हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, ठीक है?
अब नेक्स्ट टॉपिक, तो इंडिया को एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की आवश्यकता है। ये एक स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने अभी रिलीज करी अपनी 2022-2023 की जीडीपी फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट के फिगर्स। तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया को जो है वो एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जो है वो आवश्यकता है, राइट। और ऑब्वियसली बात है, वी नीड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज लिटरली ट्रू, राइट। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो लेकर आए, राइट। तो जिस प्रकार से हम लोग आज की डेट में अपनी क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, इस सिस्टम में, क्रिमिनल सिस्टम में रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी में भी एक बड़ा रिफॉर्म जो है वो लेकर आए। इस चीज पर जो है वो स्ट्रेस डाला जा रहा है। लूना 5 जो है वो किसका मिशन है? तो रशिया का मिशन है, याद रखिएगा। और रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम थोड़ा ध्यान में रखना, रॉस्कोस्मोस। रॉस्कोस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। ये स्पेस एजेंसी लूना 25 को जो है वो मून पर भेज रही है। और अभी ये न्यूज इसलिए आई थी क्योंकि डर ये था, मतलब कई काफी सारी कंट्रोवर्सी ऐसे सामने आ रही थी कि रशिया का जो लूना 5 है और हमारा जो चंद्रयान है, राइट, चंद्रयान 3 मिशन, ये आपस में कोलाइड ना कर जाए। बट ये क्लियर हो गया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की लैंड होने की लोकेशन अलग अलग जगह पर है, दोनों दूर दूर लैंड होंगे, राइट। तो इसलिए टकराने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। और सेम डे जो है वो इनकी लैंडिंग होगी, मेरे ख्याल से शायद 23 अगस्त। यस, 23 अगस्त को जो है वो लैंड करेंगे दोनों। अब देखते हैं 23 अगस्त वाले दिन कि क्या हमारा मिशन जो है वो किस प्रकार का रहा है। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने भी आपको बताई, राइट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया काफी डिटेल में, राइट। ये जितने भी टॉपिक्स थे वो आपके सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट काम के टॉपिक हैं। और ये सब टॉपिक्स न्यूज़पेपर के जो आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले, वो मैं ऑलरेडी जो है वो टेलीग्राम के हमारा जो चैनल है उस पर पोस्ट कर देता हूँ। तो आप चाहें तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के माध्यम से भी खुद भी रीड कर सकते हैं। बट अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो आपके लिए ईजी रहता है, क्योंकि इसमें मैं पूरा समराइज करके आपको एक ही जगह पर जो है वो पूरी चीज प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।